नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि ईवीएस के क्लास काफ़ी दिनों से नहीं भी हो रहे थे। खैर कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम था प्रशिक्षु, लेकिन अब कंटिन्यू है तो कंटिन्यू रहेगा। चलिए आज के क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, क्वेश्चन लेकर कर रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे और आपको एक केवल मात्र क्वेश्चन के माध्यम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इस वजह से आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 1 घंटे में मतलब आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात अंत तक जुड़े रहें और इसके बाद डिसाइड करिएगा चैनल के सारे प्लेलिस्ट में आकर सारे वीडियो हमको देखने हैं या फिर स्किप करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने हैं कि करना है, आप लोग अंत में डिसाइड करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम सभी। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, आज का पहला क्वेश्चन। वैसे इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है। यूपी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यूपी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बता सकते हैं आप कौन सा है, हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है, राज्य पशु जो है वो क्या है भाई? बारहसिंगा है। क्या है भैया? बारहसिंगा है। ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं कह दूं यूपी दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह दूं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। कितने जिले हैं मेरे भाई? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि सन 2000 को इससे उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल जो तक पहले हुआ करता था वो अलग हो जाता है, कटकर अलग हो जाता है। सन 2000 को 2 जून सन 2000 को उत्तराखंड आपका इससे अलग हो जाता है और एक आपको पता है कि हिमालयी राज्य के रूप में उसे जाना जाता है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश का, यूपी का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है? तो आप बताएंगे पलास का फूल है, पुष्प है, इसको आप याद रखना है, पलास। इसके बाद हम कहते हैं वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो बताएंगे आप कौन सा वृक्ष है भैया? अशोक का वृक्ष, अशोका जिसे कहते हैं, अशोक वृक्ष है। इस बात को याद रखना है आपको। अगर हम कह दें कि इसका एक तरह से क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो बताएंगे सारस या क्रोंच के नाम से हम लोग जानते हैं, क्रोंच के नाम से जानते हैं। इतनी बातें नोट करिएगा। सारस या क्रोंच जो है इसका क्या है? राज्य पक्षी। भाई देखिए भाई, जो मक्खी है ना वो कैमरे के स्क्रीन पर आकर बैठ जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा इस चीज़ को। और पता ना कहाँ से आ जाती है, इतनी साफ सफाई के बाद भी 1-2 एंट्री ले लेती है। इसको हम मज़ा सिखाते हैं, तब तक आप सभी फटाफट देखिए इसको। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? फटाफट बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, यूपी के पहले सीएम का नाम बता दीजिए भैया। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, आपके यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, कहीं अन्य भी पूछा जा सकता है। स्पेशली ये यूपी टेट और सुपर टेट का क्लास है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के पहले सीएम का नाम बता दीजिए। प्रथम सीएम क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत नाम था। यह बात आपको याद रखना है। और कुछ बताइए फटाफट, हम लोग इसको इरेज करते हैं और कुछ लिखते हैं। और बताइए इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में आज पूरा हम लोग ओपनली पूरा खोल के रखने वाले हैं, हर एक चीज़ आपको पता चलने का यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट कितनी है, यूपी की लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है और विधान परिषद की सीट कितनी है। आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में ऐसे मात्र 6 स्टेट हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, नीचे आ जाइए दक्षिण में तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, चले जाइए पूरब की तरफ तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इस बात को आपको याद रखने भाई। चलिए, लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 है, राज्यसभा की 31 है और विधानसभा की सीट कितनी है? 403 की 404 बताना, 403 है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100 सीट है। इस बात को आपको याद करने नहीं है, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले। अब देखिए यूपी में अगर बात करें कितने
आपके पूरे के पूरे हम बात कर लेते हैं बेटा। भारत में तो आपको पता है कि 9 आपकी यूटी हो चुका है और 28 राज्य हो चुका है। पूरे भारत की बात करते हुए भारत के रिस्पेक्ट में भी बात हम लोग करेंगे। एक एक चीज़ आप लोग लिखते चलिए और बताना जरा। और हम लोग देखें पहली, अच्छा सीएम हो गया, पहला का पहला सीएम हो गया। अगर पहली महिला सीएम कह दें उत्तर प्रदेश की, पहली महिला सीएम कौन थी तो बता देंगे आप, सुचेता कृपलानी। अच्छा यूपी की, भारत की नहीं भाई, उत्तर प्रदेश की। अगर यूपी की बात करें भाई, भारत की भी पहली मुख्यमंत्री ही हैं, याद रखना। भारत की पूरे अगर देखा जाए हर एक स्टेट में से किस स्टेट की सबसे पहली या महिला मुख्यमंत्री हैं तो बताएंगे सुचिता कृपलानी। और पूरे भारत का सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी इन्हीं का नाम आता है। और पूरे भारत का सबसे पहला एक तरह से राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल क्या नाम है उनका, सरोजिनी नायडू। इस बात को आप सभी याद रखेंगे भाई, नायडू। इतनी बातें आप नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और कुछ जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि बस इतना काफ़ी है, बताना जरा। अगर इतना काफ़ी है तो आप सभी लोग अब हमारे साथ चलेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। आपको आज हम बताने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक एक्स्ट्रा फैक्ट साइंस का, नोट करिएगा, जो कि आपका ऊर्जा रूपांतरण में आ जाता है। साइंस का क्वेश्चन है ऊर्जा रूपांतरण। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा, 100% श्योर है। शिव जी साथ हैं, इस बात को याद रखना। चलिए पहला देखिएगा, आप सभी को बताते चलना है, साथ साथ में हमारे चलते चलना है, ठीक है भाई। अच्छा ये बताना, डायनमो किस ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। डायनमो के बाद आ जाते हैं मोमबत्ती कौन से ऊर्जा को किस में ट्रांसफॉर्म करता है, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म एंड अदर एनर्जी, तो आपको ये बताने हैं, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती के बाद आ जाता है भाई मेरे माइक्रोफोन आ जाता है। माइक्रोफोन के बाद आपके आ जाते हैं लाउड स्पीकर कौन से एनर्जी को कौन से फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद आ जाता है आपका माइक्रोफोन सोलर आ जाता है, सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य की ऊर्जा हो गया, या प्रकाश ऊर्जा कह लीजिए। ट्यूबलाइट हो गया मेरे भाई, बताइएगा जरा। ट्यूबलाइट के बाद आ जाता है विद्युत मोटर, पहले इतना जान लेते हैं, बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। जो डायनेमो है मेरे भाई उसके लास्ट में मो आ रहा है, मो का मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में। मेरे भाई मोमबत्ती जो है ना, जब मोमबत्ती का जलना कहा जाए तो रासायनिक क्रिया होगी, जब मोमबत्ती का पिघलना कहा जाए तो एक तरह से भौतिक क्रिया होगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि मोमबत्ती जब पिघलता है तो मोमबत्ती ही बनाता है, लेकिन मोमबत्ती जब जलता है तो प्रकाश ऊर्जा देता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस बात को याद रखना। रासायनिक परिवर्तन में जो चीज़ें जैसे दूध से दही बनना या रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से दूध नहीं बन सकता है ना भाई, इस चीज़ को याद रख लेना। लेकिन अगर मैं बात करूँ बर्फ़ का पानी बनना, फिर पानी का फिर बर्फ़ बनना, यह हमारा क्या है, एक तरह से दोनों तरफ से क्रियाएं हो रही हैं। इसे कहते हैं डाई ट्रांसफॉर्म कहते हैं, मतलब एक से दूसरा और दूसरे से भी पहला यह बन सकता है, यानी कि इसे हम कहते हैं कि आपका रासायनिक ना होकर भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया का मतलब फिर से वो चीज़ें हमें वापस मिल जाती हैं। तो बताना मोमबत्ती को कौन से एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा मेरे भाई, तो बता देना है आपको, यह हमारा जो है प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, एक मिनट, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है मेरे भाई, याद रख लेना इस चीज़ को। चलिए प्रकाश से फिर किस में कन्वर्ट करता है, उष्मा में, क्योंकि जब जलेगा तो उष्मा भी तो निकलेगा, उसके आसपास अगर हाथ लगाओगे तो जलता हुआ गर्माहट फील होगा भाई आपको, ठीक है ना। माइक्रोफोन, अच्छा माइक्रोफोन कौन से एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो बता देंगे ध्वनि ऊर्जा को मेरे भाई, ध्वनि ऊर्जा को या किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अच्छा लाउड स्पीकर किस फॉर्म को कौन से एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर की जब बात किया जाए तो बता देना विद्युत ऊर्जा, इसका जस्ट उल्टा भाई। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो आप कान में लगाते हो वह चीज़ देखते नहीं, जब बात करते हैं हम लोग तो ध्वनि ऊर्जा ही तो होता है, वह ध्वनि ऊर्जा बोले तो वह रसायन मतलब एक तरह से विद्युत के माध्यम से उसके पास गया तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से लाउड स्पीकर जो निकलता है भाई, जो माइक लगता है, तो इसमें क्या हो जाता है मेरे भाई,
तो बता देंगे आप, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा ध्वनि में कन्वर्ट होता है, ध्वनि में कन्वर्ट होता है। अच्छा, सोलर ऊर्जा मेरे भाई, सोलर ऊर्जा, सोलर पैनल जिनके यहाँ होगा या फिर आप तो इससे परिचित होंगे ही, क्योंकि यह रिन्यूएबल, ये हमारा कैसी ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसको हम वापस से पा सकते हैं हमेशा, जीवन पर्यंत, जब तक पृथ्वी है तब तक कह लीजिए, ये मिलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। सोलर एनर्जी में अगर कह लें तो पहली बात है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा होगा। प्रकाश ऊर्जा को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, पहले रासायनिक ऊर्जा में, बैटरी में हमने भरा, रासायनिक ऊर्जा में। अब इस रासायनिक ऊर्जा से हमने अपने घर के अप्लायंसेस चलाया, मतलब पंखा चलाया, कूलर चलाया, विद्युत बल्ब जलाया, तो ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई। अच्छा, ट्यूबलाइट, जिस प्रकार से ट्यूबलाइट हुआ या फिर आपको बल्ब दे दे, है ना, या फिर अभी आपको हमने दिया था मोमबत्ती भी दिया था ना, अभी एक चीज़ और आया था बच्चा, चलो अच्छा देख लेते हैं। ट्यूबलाइट क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को एक मिनट, प्रकाश ऊर्जा कहाँ से भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना, जो ट्यूबलाइट होता है मेरे भाई, ये हमारे विद्युत ऊर्जा को पहले किस में कन्वर्ट करेगा, प्रकाश में। फिर प्रकाश से अगर वह जल रहा है, कंटिन्यूअसली जल रहा है ट्यूबलाइट, तो फिर से रासायनिक ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, उष्मी ऊर्जा में कन्वर्ट होगा मेरे भाई, देख लेना मात्रा वगैरह। विद्युत मोटर, भाई आप इस डायनामो को देखे हो ना, जो जनरेटर में भाई लगाया जाता है डायनामो, जब देखते हो ना, जो बाहर निकला होता है उसको जब आप घुमाते हैं काफ़ी तेजी से तो घूमने लगता है, और प्रोसेस घूमने वाला जो करने लगता है, उसमें क्या होता है, फ्लक्स की कटिंग होती है। उस फ्लक्स की कटिंग से क्या होता है, हमारे जो चुंबक का एक तरह से पूरा का पूरा इसे माहौल बनता है, और उसमें ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा हमारे घर में फ्लक्स कटिंग होती है, मतलब उस जनरेटर के द्वारा, वह डायनेमो लगा होता है उसमें, डायनेमो ही सबसे ज़्यादा मेन वर्क करता है उसमें मेरे भाई, समझ रहे हो ना, यही नाचता है, यही घूमता है। इसके बाद हमारे मतलब कि हमारी जो मैकेनिकल ऊर्जा होता है, हमारे द्वारा जो वर्क किया गया होता है, जनरेटर चल रहा है तो मैकेनिकल ऊर्जा है, अब उससे विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार सेम इसका उल्टा होता है विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में आप देखेंगे गेहूं की चक्की, मतलब उसी से आटा चक्की कहते हो, जहाँ से आटा निकलता है, तेल पेराया जाता है वहाँ से, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल द्वारा चलाई जाती हैं, डीजल डाल के चलाया जाता है उसमें। कभी कभी जब लाइट कट जाती है तो हमारे यहाँ जब लाइट कई दिनों तक, मतलब कि हफ्ते महीनों तक ट्रांसफार्मर जो होता है ख़त्म हो गया होता है ना, समय लग जाता है उसको बनाने में लेकर आने में, तो वहाँ पर क्या होता है, डीजल द्वारा चलाया जाता है, तो पैसे रुपए ज़्यादा लेते हैं चक्की वाले, इसे चक्की कहते हैं, जहाँ पे आटा पिसा जाता है, मतलब गेहूँ पिसा जाता है भाई, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि भाई उसे चलाया गया, चलाकर आपने देखा कि वह किस में कन्वर्ट किया भैया, हमें गेहूँ को पीस कर हमें दिया, गेहूँ पीसने का काम किया वो, यानी कि मैकेनिकल का काम किया ना भाई, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कुछ इसमें समझ लेते हैं। भागना नहीं है मेरे भाई आप सभी को, और इसके पहले हमने 3-4 क्लास और लिए हुए हैं, तो उस सबको भी देखिए। बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे। वैसे एक बार बेसिक हमने ईवीएस का, मैथ का, हिंदी का और प्लस सीडीपी का कंप्लीट करा है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, घबराना नहीं है। अच्छा, और कुछ हम बता देते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया। विद्युत बल्ब अगर आपसे पूछता है विद्युत बल्ब बताइए किसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत सेल हो गया, मतलब बैटरी हो गया। इसके बाद क्या हो गया मेरे भाई, सितार हो गया, सितार जो अब बजता है सितार। तो बताओ विद्युत बल्ब वही चीज़, पहले क्या करेगा यह, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, उष्मी ऊर्जा में भाई, उष्मी ऊर्जा में। अच्छा, विद्युत सेल की अगर बात करोगे तो इसमें रसायन भरा होगा, उस रसायन से क्या होगा, लाइट में कन्वर्ट होगा, जो आप वर्क लोगे उसमें कन्वर्ट होगा। यानी कि विद्युत ऊर्जा में सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा आती है, या रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को मेरे भाई ये किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब वो वाला सेल मत समझ जाए, निप्पो वाली, एवरेडी वाली, ये सब, वह सब भी वही काम करते हैं, है ना। लगाया तो विद्युत को, मतलब कि रसायन को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट में, यानी इलेक्ट्रिकल के थ्रू तो ही जला। मान लीजिए एक तरह से इलेक्ट्रिकल ही तो है, विद्युत ही तो है जो आपने जनरेट किया वहाँ से। इसको छापिए, ठीक है भाई, यह आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सितार, भाई यह सितार बजेगा तो आप खुद सोचो, इसमें क्या करोगे, आप प्लग में लगाओगे, यानी सितार आप हाथ से बजा रहे हो ना, तो इसमें जो आपका मैकेनिकल, यानी कि जिसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो कन्वर्ट हो रहा है मेरे भाई, किस में कन्वर्ट हो रहा है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप देखते हो मेरे पास है भाई क्या कहते हैं उसे, देखो नाम ध्यान से उतर गया यार, क्या कहा जाता है भाई, चलो अभी आएगा यार तो बताते हैं हम आपको। ये चीज़ें नोट हो गई, हम आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं, कुछ फार्मूला नोट करिएगा। कार्य बराबर बल गुणे समय, बल गुणे समय, बल गुणे बल गुणे विस्थापन होता है भाई, बल गुणे विस्थापन होता है। कुछ गलत होता रहता है तो पता चल जाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अच्छा मैं पूछ लूँ अगर आपसे कि आप बताइए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो दाब का जो मात्रक होगा मेरे भाई ना, न्यूटन अपान में एरिया यानी मीटर का स्क्वायर यह हो जाएगा। अच्छा कार्य का मात्रक तो जूल होता है वैसे, लेकिन अगर कहें एमकेएस पद्धति में तो न्यूटन इंटू मीटर होता है, इस बात को याद रखना है। अच्छा दाब हो गया, तो बताओ विभव बराबर क्या होता है? विभव के कई सारे फार्मूला निकल के आते हैं। विभव, अच्छा पावर यानी दाब की बात करें, अच्छा पावर यानी शक्ति की अगर मैं बात कर लूँ, शक्ति बराबर क्या होता है? आप कह दोगे विभव, विभव गुणे आपका करंट यानी कि आई कह लो, धारा कह लो, धारा, यह भी सही है, यानी कि V इंटू आई भी आपका क्या निकल के देता है? शक्ति देता है। वैसे शक्ति बराबर होता क्या है? शक्ति बराबर होता क्या है मेरे भाई? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता क्या है आपको यह बताना है। शक्ति बराबर होता है कार्य जो आप करते हो, और कार्य को कम से कम समय में अगर जो कर देना, रेट ऑफ वर्क होता है। जो रेट ऑफ वर्क होता है यानी कि समय के दर को, जो समय के दर में, समय के लिमिटेशन में जो कार्य किया गया होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जिसका कार्य जितना अधिक होगा उसका समय उतना ही कम होगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप समय ज़्यादा देते हो तो आप शक्ति वाले ज़्यादा नहीं हो, इस प्रकार से याद कर लेना। अच्छा विभव बराबर क्या होता है? कार्य, विभव बराबर कार्य बटे आवेश कह लो, आवेश। अब कितने बच्चे बोलेंगे सर नहीं कार्य बराबर यह नहीं होता है, सॉरी विभव बराबर यह नहीं होता है, कार्य बटे आवेश। फिर होता क्या है? तो आप कहोगे कि विभव बराबर सर, विभव बराबर जो होता है ना, विभव बराबर जो होता है मेरे भाई वो होता है धारा गुणे प्रतिरोध होता है, धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है हमें ये देखने को मिला। यानी कि विभव का मतलब V, पोटेंशियल हम जिसे कहते हैं। विभव बराबर क्या होता है आपका? वर्क अपान में कूलाम, यानी कि अनंत से, इन्फिनिटी से लाए गए आवेश को, जितना कार्य लाए गए आवेश को, एक मिनट रुक जाना मेरे भाई। देखिए अनंत से लाए गए आवेश को, अनंत से लाए गए आवेश को, या फिर ये कह लीजिए अनंत से आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है भाई, उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं भाई। कभी कभी जो डेफिनेशन है बन नहीं पाता है। चलिए इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है आप सभी को, हम आपको और कुछ चीज़ें बता दें। चलिए एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जो हमारा दाब होता है ना, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, आपने देख लिया। अगर कह दें कि वायु का दाब इस रूम में अगर हमको मेजर करना हो तो किससे आप मेजर करोगे? बैरोमीटर से मेजर करोगे? नहीं, बार उसके लिए आता है भाई। तो एक बार बराबर क्या होता है बताना? एक बार बराबर क्या होता है भाई? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें वैसे हैं, जैसे कि आपका धारा बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्यू बराबर N इंटू ई होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, या क्यू बराबर NE होता है। इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आपको, ये टेट के लेवल पे सबसे बिल्कुल समझ लीजिए कि नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल डिक्टो ये छपने वाले हैं प्रश्न ऐसे, क्योंकि एक तरह से हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही लो लेवल के ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों, आपको हमेशा ये चीज़ें देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बेस है यही हमारा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और होता है, धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर आप बताते हो क्या होता है? फटाफट इसको आप कमेंट कर सकते हो, बताइए क्या होता है मेरे भाई। इसको आप नोट करिए फटाफट, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को प्रश्न दिख रहा होगा, चलिए बताइए तो फटाफट बताइए मेरे भाई कि भारत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये आपका काम है, फटाफट देखिए कौन से प्रश्न इसमें गलत हैं। अच्छा सत्य पूछा गया है, कौन से कथन इसमें सत्य है यह पूछा गया आपसे कि भारत के बारे में कौन से सत्य हैं? भारत का विरासत पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाव क्रिस्टोपस है, भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन है, भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम है। फटाफट बताइए आप सभी इसमें कौन सा सत्य है? चलिए देख लेते हैं हम सब फटाफट। देखिए भाई, भारत का विरासत पशु, विरासत,
विरासत पशु की अगर बात करता है मेरे भाई तो हाथी, एलिफेंट बाबा, यानी कि हाथी जी, हाथी मेरा साथी। अच्छा, इस हाथी को मतलब मेरे भाई हाथी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, अच्छा बताना। तो 12 अगस्त, 12 अगस्त। इस हाथी का अगर कहें भाई ये राज्य पशु भी है क्या किसी राज्य का? भाई 3 राज्य का है, एक मैं बताता हूँ और 2 आप बताओगे। भाई केरल, सबसे इजी वाला हमने बता दिया, अब 2 सबसे हार्ड वाला आप बताओगे। विरासत पशु क्या भैया? हाथी है ना, याद रखना है। अगर हम बात करें भारत का जो आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा? भाई ये तो विरासत पशु हो गया, तो राष्ट्रीय पशु बताना भारत का। राष्ट्रीय पशु बताना क्या होगा? क्या इसमें सही लिखा है बाघ? तो भाई बिल्कुल 100% बाघ सही है इसका। अच्छा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 29 जुलाई, याद रखना 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। अच्छा बताना 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बात छिड़ी है तो छिड़ जाए, 20 जुलाई को मनाया जाता है गौरैया दिवस। भाई गौरैया जो है ना रेड डाटा बुक का हिस्सा बन ही गया है, इतना समझ लो, क्योंकि भाई गौरैया आप देख रहे हो आसपास बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई आप सभी से कि पुरवा जो आता है ना, पुरवा जिसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, उसमें चाय वगैरह भी बहुत टेस्टी आता है, उस मिट्टी का बना होता है। तो पुरवा ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा छिछिल, या फिर उस बर्तन में देंगे तो नुकसान भी नहीं होगा और वो गिराते हैं तो, या फिर स्टील का कोई बर्तन ले लीजिए जिसको बार बार आप मांजते रहिएगा, धुलते रहिएगा। उसमें पानी रख देना हमारे भाई, छत के बिल्कुल ऊपर टांग देना, कुछ दाने, कुछ कह लीजिए कि चावल के कुछ दाने। डेली अगर यह काम करते हो ना तो मे भी कुछ एक ऐसा पहल दिखने को मिल जाएगा हमें, क्योंकि गौरैया की संख्या बढ़ने लगेगी, क्योंकि तरंग इतनी ज़्यादा वेव्स वगैरह के माध्यम से इनकी संख्या बहुत कम हो गई मेरे भाई। क्योंकि पुराने घर जो थे ना मिट्टी के थे, तो उसमें अपनी ये खोता बनाया करती थी, घोंसला जिसमें बच्चे दिया करते थे लोग। लेकिन अब घर ही नहीं रहे उस प्रकार से, तो इनकी संख्या भी मतलब इनके एक तरह से कह लीजिए कि माहौल के हिसाब से, इनके रहन सहन के माध्यम से इनको स्थिति नहीं महसूस हुई, तो धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म होने लगी। ऐसे सभी लोग के साथ होगा बच्चों। तो 20 जुलाई गौरैया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। जब 5 अप्रैल को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, याद रखना मेरे भाई, यह चीज़ें आपको पूछा जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? पहले सबसे पहले ये 15 अप्रैल को मनाया जाता था, क्योंकि 5 अप्रैल को बिहार मनाता था डॉल्फिन दिवस। इस वजह से पूरे भारत में डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा 5 अप्रैल को। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक भाई। और आपको पता है 22 मार्च, 22 मई और 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को बताना जरा। 22 मार्च अप्रैल जल दिवस, और मई को जैव विविधता दिवस, ठीक ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वानिकी दिवस अच्छा कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है क्या? बताना जरा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? फिर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। देखिए बाघ 29 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह देता हूँ, और राष्ट्रीय पक्षी बताना जरा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई? मोर बता दोगे? मोर यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम ही तो होता है पाओ क्रिस्टोपस। तो यह तो सही है मेरे भाई, यह भी सही है, लेकिन यह दोनों गलत हैं। क्योंकि राष्ट्रीय गीत जो होता है भारत का, राष्ट्रीय गीत जो है ना, राष्ट्रीय गीत जो है मेरे भाई ना, वो क्या है? उल्टा लिखा, यहाँ पे दोनों उल्टा लिख दिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम है मेरे भाई। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। जिसको किसने बनाया था भैया? वंदे मातरम को किसने सबसे पहले रचा था? तो बता देंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर मैं कह दूं राष्ट्रीय गान क्या है भारत का? भाई भूल गए तो भाई लात गुस्से पड़ेंगे मेरे भाई, याद कर लेना उसको हमेशा, भूलना नहीं भाई, ये सब सारी चीज़ें नहीं भूलना चाहिए मेरे। राष्ट्रीय गीत क्या हो गया हमारा? वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय गान के लिए मैं कह दूं बच्चों क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान हो जाएगा मेरे भाई, देखो क्या हो जाने वाला? जनगण मन। अच्छा मेरे भाई, ये किसने रचा हुआ था? तो हमारे बाबा क्या नाम भाई, मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ। और यह किस देश का एक तरह से कह लीजिए राष्ट्रगान रचे हुए हैं? तो बता देंगे आप, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का नहीं भाई, बांग्लादेश, अनार कलाम करके उसका है, जैसे प्रकार हम लोग का है जनगण मन, उसी प्रकार का अनार कलाम करके ऐसा कुछ है, और आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। देखिए जितने फैक्ट हैं ये आपको नोट करना है, इसी प्रकार से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको भी नोट करते हुए चलना है। मेरा हाथ दर्द करेगा मेरे भाई ना, तो सबका हाथ दर्द करना चाहिए। अगर मेरा सर दर्द करा मेरे भाई ना, तो सर आपका जब तक दुखने न लगे ना तब तक लगे रहना मेरे भाई, क्योंकि
अब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, और कुछ हम आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया भैया, एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको। जो गीत है ना, जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है और प्लस राष्ट्रपति हैं भारत के, ये पहले राष्ट्रपति भारत के कब बने थे, पहली बार राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत को भारत में कब अपनाया गया था, भारत में कब अपनाया गया था, इन तीनों चीज़ों को कह लीजिए तो बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। ये बात आप याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, लागू हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, बनके तैयार हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है मेरे भाई। और कुछ बताना ज़रा। और चीज़ें सही हैं, अपने हिसाब से चल रही हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, गंगा डॉल्फिन तो मैंने बता दिया, राष्ट्रीय जलीय पक्षी है। जलीय पक्षी क्या है, जलीय पशु यार, गंगा डॉल्फिन, ये चीज़ हमने बताया ना अभी। और मेरे भाई, गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए है ना, ये चीज़ें किया गया है। और इसके बाद बताना जरा। अच्छा, सारनाथ, कह दे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मेरे भाई, तो बताइए जरा। सारनाथ में स्थित, सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है मेरे भाई। सारनाथ किससे लिया गया, अशोक स्तंभ। ठीक है भाई, यह मेरा क्या है भैया, हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखना है। अब कुछ चीज़ें और फैक्ट साइंस के रूप में हम आपको बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने तरंग के बारे में पढ़ा होगा, गामा किरण क्रम से लिख देते हैं। लिखिए भाई, गामा किरण, यक्स किरण, इसके बाद परावैगनी यानी कि आपको यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे आप कहते हैं, यूवी हो गया। इसके बाद मेरे भाई आ जाता है आपका दृश्य किरण के बाद आ जाता है भैया आपका अवरक्त किरण के बाद आ जाता है लघु रेडियो किरण, लघु रेडियो के बाद आ जाता है दीर्घ रेडियो किरण, ये आ जाता है दीर्घ रेडियो किरण। मेरे भाई, इसको क्रम से आप याद रखो पहले तो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऊपर से नीचे जाने पर इसकी आवृत्ति क्या होती है मेरे भाई, बढ़ती है। यानी अगर आपसे पूछ दे क्रम में सेट करिए इसकी आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है, तो नीचे से ऊपर आप अगर चलते हैं, सबसे कम आवृत्ति ये होता है, फिर उससे ज़्यादा या 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 फिर सबसे ज़्यादा गामा किरण की आवृत्ति होती है। वेधन क्षमता के मामले में अगर कहें, गामा किरण की सबसे अधिक होती है, फिर बीटा किरण की होती है, फिर किसकी हो जाती है, अल्फा किरण की होती है। वेधन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन पॉइंट, यानी कि छेदने की क्षमता, छेदते हुई मोटी 40 सेंटीमीटर की दीवार को छेद देगा आसानी से भाई गामा किरण। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर ऊपर से आवृत्ति सबसे अधिक हो गया, आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होगी, गामा किरण की होगी। अगर आवृत्ति का मात्रक कह दे तो हर्ट्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम कह दें एनर्जी यानी ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा, ऊर्जा भी इसी में होगा भाई। इसके बाद अगर कह दें फैलने की क्षमता सबसे अधिक किस में होगी, फैलने की क्षमता तो इसी में होगा। आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, यानी कि वेवलेंथ जिसे कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, यह बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ यानी कि वेलोसिटी, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा मेरे भाई। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मेरे भाई आपको पता है एनर्जी कम होगा, आवृत्ति भी सबसे कम होगा। तो आवृत्ति तो सबसे कम इसका होगा, आवृत्ति सबसे अधिक इसका होगा, वेवलेंथ सबसे अधिक इसका होगा, वेवलेंथ सबसे कम इसका होगा। ये बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिख दें मेरे भाई वेव अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी किरण, यानी कि विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। विबग्योर में अगर मैं कह दूँ ऊपर से नीचे आने पर इस प्रकार से अगर आप चल रहे हो, हाँ इस प्रकार से अगर आप चल रहे हो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया निकाल कर यहाँ से, तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो एनर्जी यानी ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा तो फैलाव भी बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा, फैलाव यानी कि अगर हमको सर्च लाइट में यूज करना है तो हम वायलेट कलर को यानी कलर को यानी कि बैगनी कलर को हम यूज करेंगे, ना कि रेड कलर को। अच्छा, रेड कलर अगर यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, जिसे लेम्डा से दिखाते हैं। वेवलेंथ का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी का मतलब दूर से देखने पर रेड कलर दिखाई देगा, लाल कलर दिखाई दे सकता है अगर दूर से हम लोग देखते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं जहाँ पे खतरे का साइन होता है वहाँ पर रेड कलर यूज किया जाता है,
ट्रैफिक लाइट हो गया, आपका रनवे हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रेन मतलब प्लेटफॉर्म हो गया, जो आपका ट्रेन प्लेटफॉर्म हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म यानी, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, रेड सिग्नल देखने को मिलता है, खतरे का साइन हो गया, तो अभी रेड सिग्नल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि आदमी को दूर से ही दिख जाए यहाँ भैया खतरे का साइन है। लाल का मतलब खतरा, भाई देखते हो ना, जो आप ट्रैफिक पुलिस जो होती है, ट्रैफिक लाइट जो रोड पे होता है उसमें देखते हो, जब रेड जला है तो मतलब कि बिल्कुल खतरा जाना नहीं है, नहीं तो फिर डंडा बरस जाएगा भाई पिछवाड़े पे। इसके बाद अगर आपने येलो लाइट देखा तो मतलब स्लो मोशन में आप निकल सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा पब्लिक हो तो उसमें आप स्लो मोशन से जा सकते हैं जब येलो लाइट जलता है, और जब ग्रीन चला तो भागो भाई। तो ये चीज़ें आपके सामने आई है ना, ये चीज़ें आपके सामने आया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, या फिर इससे जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको आप छापना चाहें तो छाप लीजिए। छप गया मेरे भाई। तो आगे देखते हैं। देखना आपको यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से, यानी कि सारे के सारे वीडियो तो पहली बात आप देख जाना, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे यही कहेंगे वो देख जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखना जरा, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के बाद आपका पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन के बाद मेरे भाई न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो के बाद मेरे भाई आ गया आपका फोटान, फोटान एंटी कण है प्रोटॉन का, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। इन सब के मास के बारे में देखेंगे, पहले मास यानी कि द्रव्यमान, फिर उसके बाद इनका चार्ज यानी कि आवेश देखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन और कौन डिस्कवर किया है उसको हम बोल देते हैं। प्रोटॉन का अगर मास देखें मेरे भाई तो कितना होता है, प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। आवेश इसका कितना होता है प्रोटॉन का, तो आप बता दोगे। प्रोटॉन का जो आवेश होता है मेरे भाई ना, वो होता है कितना भाई, 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन को किसने खोजा था मेरे भाई, तो बता देंगे गोल्ड स्टीन ने खोजा था। याद रखना है भाई, आप रदरफोर्ड लगा के आ जाते हो, ईटा पर नाचे ऐसे करते हो, तो रदरफोर्ड ने नाम दिया था, लेकिन खोजने वाले गोल्ड स्टीन थे, इस बात को याद रखना है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, एटम के नाभिक में होते हैं, परमाणु के, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है भाई ऑर्बिटल पे, ठीक है ना। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है न्यूट्रॉन का भाई, लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यह द्रव्यमान है, मास, तो बता देंगे मास जो होता है इसका न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10 के, मतलब थोड़ा सा कम होता है भाई, ये चीज़ें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं भाई, 9.108 इंटू 10 के पावर में -31 क्या kg होता है। इसका आवेश कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलाम होता है। अच्छा, पॉजिट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन को खोजा कितने हैं, बताना भैया। ईटा पर नाचे न, यानी न्यूट्रॉन को तो चैडविक ने खोजा है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको जे थॉमसन ने खोजा है, याद रखना। पॉजिट्रॉन के बारे में बताइए। पॉजिट्रॉन की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसका जो द्रव्यमान होता है बिल्कुल 9.108 इंटू 10 के पावर -31 ही होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका जो आवेश होगा वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा मेरे भाई, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होगा। और इसको खोजे जो है भाई ना, वो एंडरसन ने खोजा है पॉजिट्रॉन को। कौन खोजा है, एंडरसन ने खोजा हुआ है। अच्छा, न्यूट्रिनो की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिनो बताना जरा, न्यूट्रिनो की अगर बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो न्यूट्रिनो पर कोई आवेश होता है क्या, नहीं। कोई मास होता है क्या, इसका द्रव्यमान नहीं। तो याद रखना, न्यूट्रिनो पे ना ही मास होता है, ना ही इसका आवेश होता है कुछ। लेकिन न्यूट्रिनो को खोजा किसने है मेरे भाई, न्यूट्रिनो को खोजे हैं पाउली नाम के एक साइंटिस्ट है मेरे भाई, उन्होंने खोजा हुआ है। पाउली ने पा लिया, पाउली ने क्या पा लिया, टीना पा लिया मेरे भाई, टीना को पा लिया। पाउली कोई साइंटिस्ट हैं, बढ़िया काम किए है ना, तो टीना मिल गई उनको, तो याद रखना न्यूट्रिनो। फोटान की बात कर लेते हैं भाई। फोटान पे भी कोई आवेश नहीं, कोई मास नहीं इसका, लेकिन फोटान को खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया है मेरे भाई, तो बता देना आइंस्टीन बाबा ने। आइंस्टीन भैया, इन सब के कारण ना आदमी परेशान हो जाता है। लो, हम तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। आइंस्टीन भाई देख लेना कैसे लिखना है भाई, आइंस्टीन क्या हो गया मुझको, क्यों नहीं लिख पा रहे भाई, आइंस्टीन बाबा भाई बता देना। अच्छा, अल्फा किरण की बात कर लेते हैं, देखना जरा। अब अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस बात को याद रखना है भाई। अल्फा का मास कितना होता है, तो बता दोगे 2 गुणे। अल्फा का मास कितना होता है, तो बता देंगे, एक मिनट। अल्फा का मास भैया प्रोटॉन से लगभग कर लीजिए कितना ज़्यादा होता है, 6.6, यानी कि प्रोटॉन भी पॉजिटिव तो अल्फा भी पॉजिटिव, तो 10 के पावर -27 kg होता है। अच्छा, इसका मास कितना होता है, इसका मास बताएंगे कितना होता है भैया, इसका मास कितना हो जाता है, प्रोटॉन से लगभग 2 गुना होता है, कह लीजिए 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर
-19 इसका आवेश होता है, यानी कि 32 3.2 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम होता है। इस बात को याद रखना, गुलाम मतलब सी। बीटा की बात कर लें, बीटा निगेटिव होता है मेरे भाई, याद रखना, या पॉजिटिव होता है। बीटा पे निगेटिव यानी कि निगेटिव चार्ज होता है इसका। निगेटिव चार्ज कितना होगा, उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होता था, -1.6 × 10 के पावर -19 होगा गुलाम। अगर मैं बात कर लूँ इसका मास कितना होगा मेरे भाई, मास हो जाएगा 9 वही जो सेम था 9.1 के आसपास होगा, 9.108 कह लीजिए, 10 नहीं केवल 1 लिखो आप, 9.1 लिखिए × 10 के पावर -31 kg होगा, ठीक है, इसका मास हो जाता है। अच्छा बीटा का क्या हालचाल है भाई, बीटा, एक मिनट, गामा का क्या हालचाल है, गामा बिल्कुल जीरो, आवेश वाला भी और जीरो मास वाला भी, ठीक। इतनी बातें फटाफट नोट कर सकते हैं आप सभी। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से मेरे भाई मिलेगा ही देखने को। देखिए मेरे भाई, ये आज का लास्ट प्रश्न कहिए, क्योंकि मुख भी थोड़ा सा दुखने लगा भाई, पूरा दुखने लगता है ना, बहुत तेज़ी से बोलना हो जाता है ना। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा निपटारा हम लोग करने वाले हैं, काफ़ी प्रश्नों को, काफ़ी चीज़ों को, ठीक है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे कि किस संविधान संशोधन द्वारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में। तो किस संविधान संशोधन से वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है? तो आप बता सकते हैं क्या 73वें संविधान संशोधन से, क्या 72वें, क्या 74वें, क्या 42वें? तो मैं आपको बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ। वन और वन्य जीव जो है यह 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से मेरे भाई नहीं मानता है जी, लिखे नहीं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मेरे भाई इसे किस में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया। यह पहले किस में था मेरे भाई, यह पहले राज्य सूची में आया करता था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। अच्छा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे भाई, फर्स्ट संविधान संशोधन यानी पहला संविधान संशोधन की बात करें 1951 में हुआ था मेरे भाई। अच्छा इससे क्या क्या चीज़ें हुई थी, आज संविधान संशोधन पूरा इंपॉर्टेंट खत्म कर दिया जाए। वैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी, पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा मैंने लगभग खत्म ही कर दिया है, और हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा बच्चों। आप लोग बस डेली फॉलो करते रहें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यानी कि पहला जो आपका यह दिख रहा है आपको 1951, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। अच्छा इसके द्वारा क्या क्या किया गया था, आपको बता देते हैं। स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित जो एक तरह से मौलिक अधिकारों को एक तरह से लागू किए जाने से संबंधित जो विवाद थे, जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी, उसे दूर किया गया था पहले तो यह। और 9वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा कि 9वीं अनुसूची, क्योंकि 12 अनुसूचियां हैं हमारे पास, 12 अनुसूचियों में से 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको बताना होगा पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। जो 52वां आया था, जो दूसरा संविधान संशोधन था मेरे भाई, वो 1954 में आया था, सॉरी 1952 में आया था, 1952 में आया था। लेकिन उसमें जो हुआ था ना, जो इससे संबंधित 1951 में यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन में जो कमियां थी ना, उसको एक तरह से दूर किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा बताना इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरे भाई, 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी पूछे जाए तो आप बता देंगे 1960 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान से संबंधित इन दोनों के बीच में एक 1958 में एक संधि की गई थी, उस संधि से संबंधित यह है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा 21वें नंबर का 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था। इससे हम सिंधी भाषा को जोड़े थे, सिंधी भाषा को जोड़े थे। अगर पूछा जाए हमारे संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय यानी कि केवल भाषाई आधार पे मतलब भाषा का जिक्र किया गया है हमारे संविधान के किस अनुसूची में, तो 8वें अनुसूची में ऐसा काम किया गया है। 8वीं अनुसूची में एक मतलब कि मूल संविधान में तो कोई एक तरह से कह लीजिए कि कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं ही केवल थी, 14 ही भाषाएं थी केवल हमारे जो मूल संविधान में। लेकिन मूल संविधान के बाद 14 भाषा में पहले नंबर पर जो संशोधन किया गया भाषाई भाषा का, वो सिंधी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 21वें नंबर संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। इस तरह से हमारे संविधान में 1967 तक 14 भाषा थी, लेकिन 1967 के बाद 15 भाषाएं हो गई थी। इस बात को याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन। 42वें नंबर का संविधान संशोधन आपने अभी देखा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हमारे प्रस्तावना में, जो कभी यानी कि हमारे प्रियम्बल में जो कभी संशोधन हो नहीं सकता, वो 42वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसमें 3 वर्ड ऐसे जोड़े गए थे जो आपको जानना ही चाहिए, इसमें बार बार पूछा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और कह लीजिए अखंडता, एकता या फिर अखंडता।
यह शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद जो डीपीएसपी है यानी कि हमारा नीति निर्देशक तत्व है मेरे भाई, उसमें एक तरह से कह लीजिए कि यह अधिकार दिया गया कि मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि डीपीएसपी में मूल अधिकारों को सर्वोच्चता एक तरह से सुनिश्चित किया गया। जो मूल अधिकार थे उन्हें सर्वोच्च बनाया गया कि डीपीएसपी से वह सर्वोच्च है। डीपीएसपी को हम एक तरह से कह न्यायालय में एक तरह से इसको ले नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार है या मेरा मौलिक अधिकार है भाई, उसको हम ले जा सकते हैं वहाँ पर अगर इसका उल्लंघन होता है तो। इसके द्वारा ये बातें इसमें सुस्पष्ट किया गया। इसके बाद लोकसभा के कह लीजिए, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया मेरे भाई। जब आपकी इंदिरा गांधी जी थी तो उस समय इन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से चेंजेस किए थे। जो लोकसभा था, विधानसभा था भाई मतलब विधानसभा का मतलब कि राज्य में जितने विधानसभाएं हैं, अब तो 25 हो चुका है ना, 25 विधानसभा तो हर एक राज्य में भाई, मतलब कि जो आपका उच्चतम न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय है, जो आपका हाई कोर्ट है, वो आपका 25 हो चुका है। तो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था मेरे भाई, जो अवधि थी, वह 5 से 6 वर्ष इन्होंने बढ़ा दिया था। फिर 46वें नंबर का संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या 44वें नंबर का ना 44वां संविधान संशोधन होता है, उसमें फिर से घटा दिया जाता है। यह चीज़ें किया गया था, आपको यह चीज़ याद रखना है। इसके बाद भाई मेरे भाई वन संपदा हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, इन सब पे नियंत्रण पाने के लिए इसे हम लोग राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए कि केंद्र भी इस पे नियम कानून बना सकता है। इसके बाद 44वें नंबर का संविधान संशोधन है। जो 44वें नंबर का संविधान संशोधन है वो 1978 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1978 में हुआ था। 1978 में एक तरह से 44वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। इसमें यह कहा गया था, सबसे मुख्य बात इसकी यह थी कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था मेरे भाई, वह उसको एक तरह से वहाँ से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बनाकर उसे संविधान के 300 क यानी कि कानूनी अधिकार बनाकर संविधान के 300 क अनुच्छेद में से जोड़ दिया गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है भाई। इसके बाद आ जाते हैं भाई, आपका पूछा जाता है 52वें नंबर का संविधान संशोधन है, तो बहुत सारे सब कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट 52वें नंबर का संविधान संशोधन। ये 52वें नंबर का जो संविधान संशोधन मेरे भाई, ये कब हुआ था? यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो 1998 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। नहीं 1998 में नहीं भाई, 1985 में हुआ था ना, 1985 में हुआ था मेरे भाई, 1985। इसमें क्या था मेरे भाई? इसे कहते हैं दल बदल, 5 दूना 10, ऐसे याद कर लो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 नहीं, 5 दूना 10, 10 मतलब दल बदल, ऐसे 10 दल बदल ऐसे कह सकते हो। तो 52वां नंबर का संविधान संशोधन 1985 में हुआ था भाई। इसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया था, मतलब कि जो दल बदलू होते हैं, जो कुछ पैसों के लिए जो आपके विधायक और एमएलए एमएलसी जो होते हैं, वो अपना दल बदल लेते हैं, यानी कि दूसरे पार्टी से किसी अन्य पार्टी में इधर उधर करते रहते हैं, जब उनको पैसे का लोभ दिया जाता है, तो लालच दिया जाता है, तो ऐसे करते लगते हैं। उस पर बहुत सारे ठोस नियम उठाए गए। फिलहाल में अभी भी बहुत सही रूप में नहीं रुका है, इसमें बहुत संशोधन हो रहे हैं भी। 61वें नंबर का संविधान संशोधन, 61वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था मेरे भाई आपके सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी द्वारा। राजीव गांधी द्वारा यह किया गया था 1989 में यह संशोधन हुआ था भाई, याद रखना। और 52वां 1985 में हुआ था, 61वां 1989 है ना, 89 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि जो हमारा एक तरह से कह लीजिए कि मतदान की आयु है ना, वह 21 से घटाकर 18 कर दिया जाए, ऐसा हुआ था भी, यानी 21 से 18 हो गया था। इसके बाद 71वें नंबर का संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 71वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें यह किया गया था भैया, 3 भाषा जोड़ा गया था हमारे 8वीं अनुसूची में। अभी देखा आपने एक तरह से आपका जो 21वें नंबर का संविधान संशोधन 1967 वाला था, उसमें एक सिंधी जोड़ा गया था, लेकिन 71वें नंबर के संविधान संशोधन 1992 द्वारा फिर 3 भाषा जोड़ा गया। क्या नाम था भैया? तीनों का याद रखना है आपको, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सिंधी 21वें द्वारा, 71वें द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अभी आगे एक और देखने को मिलेगा आपको। 73वें नंबर का संविधान संशोधन मेरे भाई 1992 में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73 और 74। 73वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें यह पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, इसमें 29 विषय हैं। और 74 नंबर का संविधान संशोधन 1992-93 कह लीजिए, 1992 और 93 में यह भी देखने को मिला था। यह नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, नगर निगम नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, नगर पालिका जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है भाई। इसके बाद एक संविधान संशोधन और इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे हैं, 101 जीएसटी से रिलेटेड है भाई। इसके बाद मेरे भाई आपका एक और है जो कि 92वें नंबर का संविधान संशोधन, यह भी भाषाई आधार पर जोड़ा गया। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं भाषाई आधार पर। कौन कौन से जोड़ी जाती हैं? बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि लेटेस्ट है। अच्छा, ये कब हुआ था? सन 2003 को हुआ था। 92वें नंबर का संविधान संशोधन सन 2003 को हुआ था। हमारे 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। नाम याद रखना, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली।
71वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी भाई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 21वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी जोड़ा गया था। इतनी बातें थी। अगर आपको मज़ा आया हो, अगर ऐसे ही लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, इसका फुल कोर्स यूपी टेट के लिए हमने पढ़ा के रख दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी क्लासेस का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप जुड़ जाएं। और आप सभी अगर चाहते हैं कि सर फिर से बेसिक पढ़ाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, अन्यथा यह जिस प्रकार से चल रहा है क्लास ना, इसको फॉलो करते रहिए। 10-15 क्लास आएंगे ऐसे, और आपका अगर यह क्लास लास्ट समय में भी देख कर जाते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप 30 में नहीं तो 28-27 इतना तो निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। धन्यवाद।